नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट हिताक्षी। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस खास मुलाकात में। दोस्तों, आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में बात करना चाहेंगे जिनके बारे में अगर किसी से भी पूछा जाए तो हर हर एक इंसान का, हर कलाकार का सबसे पहला रिएक्शन होता है कि अरे, इनके बारे में हम क्या बात करें। वो 2 मिनट के लिए शब्द ढूंढने लगते हैं कि इनकी प्रतिभा से मेल खाए ऐसे शब्द हमें मिले ताकि हम उनके बारे में बात करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कलाकार जो शब्दों को सुरों में पिरोकर हम तक पहुंचाता रहा, लेकिन अपने काम की वजह से शब्दों के दायरे से बहुत बाहर निकल गया, बहुत ऊपर उड़ गया। ऐसा कलाकार यानी कि रफी साहब। हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां होंगे। बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। ये बात दोहराया करते थे दिलीप कुमार साहब शहंशाह तरन्नुम को याद करते हुए। वहीं शम्मी कपूर अपनी आवाज को याद करते हुए कहते थे कि आई एम इनकम्प्लीट विदाउट रफी। करोड़ों दिलों पर राज करने वाली वो आवाज 31 जुलाई 1980 के दिन हमसे जुदा हो गई। सुरों का ये बेताज बादशाह इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, आइए उनकी 40वीं पुण्यतिथि पर उनको फिर से एक बार याद करते हैं और मिलते हैं आज के हमारे मेहमान से, जो कि उन्हीं की परछाई है, उन्हीं के सुपुत्र शाहिद रफी साहब। तो दोस्तों, उनका स्वागत करते हैं और उनसे बातचीत का ये दौर आइए शुरू करते हैं। साथियों, मेरे साथ अभी जुड़े हैं महान कलाकार रफी साहब के बेटे शाहिद रफी साहब। शाहिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार मेरी तरफ से। सर जी, इतनी खुशी हो रही है कि क्या बताएं। मतलब शब्द नहीं मिल रहे हैं कि अब आगे क्या बात करें, लेकिन फिर भी सबसे पहले जहन में जो सवाल आता है, रफी साहब इतने बड़े इंसान, हम उनको ऐसे सिंगर पहचानते हैं उनकी गायकी के द्वारा, लेकिन आप उनके पुत्र हैं। तो आई जस्ट वांट टू नो कि रफी साहब एज अ फादर और रफी साहब एज अ सिंगर किस तरह के इंसान थे वो? खैर, दुनिया तो खैर जानती है रफी साहब के बारे में। अपना इनफैक्ट अपना रफी साहब एक खुली किताब है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी बहुत। हाँ, दुनिया जानती है कि मतलब ही वाज अ फैंटास्टिक सिंगर, नो डाउट, बट ही वाज एट द सेम टाइम वो बहुत अच्छे इंसान भी थे। इतने अच्छे इंसान, इतने अच्छे पिता थे वो कि मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि मतलब अपना अगर कोई दूसरा जन्म होता है तो मुझे भी मतलब मुझे माँ बाप यही मिले। मतलब ही वाज सो मतलब वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, बहुत ही हम्बल और वेरी चैरिटेबल, बहुत ही मतलब मैं समझता हूँ कि अल्लाह के बंदे थे। बाकी एकदम ही हट के थे वो। इनफैक्ट अपना मैं ये बताता हूँ कि मतलब अपना डैड कभी सोशलाइजिंग नहीं करते थे। अच्छा। वो अपने काम से मतलब रखते थे। काम खत्म होता था सीधा घर आ जाते थे, बच्चों में भी बच्चों में रहते थे। अपना ही यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। उनको इतना समय मिल पाता था? जाते हैं दोस्त के यहाँ चले गए, बातें कर रहे हैं या कुछ ऐसा टाइम पास कर रहे, नथिंग। अब्बा कभी अपने ऐसा नहीं करते थे। वो अपने डायरेक्ट अपना मतलब घर पे आते थे, अपना काम खत्म किए, सीधा घर पे आए और भी बच्चों के साथ रहते। उनको पतंग उड़ाने का शौक। जी अच्छा। नहीं, मैं उसी तरफ आगे बढ़ रही थी कि अगर आपके साथ वो समय बिता रहे थे, मैंने उनके वीडियोस देखे हैं कि वो कैरम बहुत अच्छा खेलते थे आपके साथ या बच्चों के साथ। मैंने मतलब जब आप सब छोटे थे उनकी एक वीडियो ऐसी मैंने देखी कि वो बहुत अच्छा और एंजॉय कर रहे थे आप सब। क्या वो लम्हा आप डिस्क्राइब कर पाए? बिल्कुल, वो एक्चुअली ऐसा था कि मतलब अपना उनको कैरम खेलने का बहुत शौक था, पतंग उड़ाने का शौक था, बैडमिंटन खेलने का शौक था। ये 3 चीजें उनकी मतलब शौकियात थी कि वो ये 3 चीजें बहुत करते थे। इनफैक्ट अपना जब पतंग उड़ाते थे, जब तो हम लोग चरखी होती थी उनकी,
वो चरखी पकड़ते थे हम लोग और अपना पतंग अरे उड़ाते थे। और हाँ, बहुत मजा आता था उसमें। और अपना ही यूज्ड टू पास इस टाइम, ऐसे ही पास करते थे टाइम। और अपना बच्चों में कैरम, कभी अपने फर्ज करिए कि अपने टेरेस पे नहीं जा सकते, पतंग नहीं उड़ा, तो जी। कैरम खेलते थे। तो कभी कैरम आपकी उनके साथ कंपटीशन होती थी, फादर एंड सन कंपटीशन? नहीं, उनके साथ तो कंपटीशन कर ही नहीं सकते थे। ही वाज सो गुड, he was in fact he was very good in carom also. At the same time he was very good in flying kites. ओह पतंग उड़ाने में बहुत, हाँ, बहुत माहिर थे माशाल्लाह। तो बल्कि मैं अपना एक किस्सा सुनाता हूँ जी। कि कभी कभी अपना नौशाद साहब के साथ वो पेज लड़ाते थे। अच्छा। हाँ, पेज लड़ाते थे। और कभी कभी अपना ऐसा होता था कि जब अपना जैसे अपना नौशाद साहब की अपना अगर पतंग कट जाती थी तो बच्चों की तरह खुश हो जाते थे, तो मैंने अपना पेज काट दिया, पेज काट दिया। आई मीन वेरी, बच्चों के साथ बच्चे बन जाना, मतलब ही वाज वेरी हम्बल, मतलब एकदम ही कैसे बोले, सोबर तो थे ही थे, लेकिन मासूम मासूमियत इंसान। उन्होंने अपनी बरकरार रखी थी, अपने अंदर का जो उसी पे। जी जी जी। मैंने वो बात सुनी थी कि जब उन्होंने बच्चन साहब के साथ अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया, मतलब अपना जो गाना रिकॉर्ड किया था नसीब फिल्म के लिए, तब वो आपको शायद वो सुनाया था। और किस तरह से वो सुनाया था, क्या था वो फिल्म थी नसीब बेशक। और अपना, हाँ, और अपना गाने के बोलते चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ। जी जी। तो जब ये गाना रिकॉर्डिंग हो चुकी थी तो अब्बा घर पे आए। घर पे आने के बाद अपने बच्चों को बुलाए, बोल रही बहुत सॉफ्ट बात करते थे, बल्कि हम लोग को कान लगाना पड़ता था कि अब्बा क्या बोल रहे हैं। अच्छा। तो अभी आप ये सोचिए कि मतलब नसीब के टाइम पे रफी साहब का भी उरूज काफी ऊपर था। खुद बहुत बड़ी शख्सियत थे, इतने गाने उन्होंने गा लिए थे तब तक तो। मतलब अभी उनकी फील्ड के अंदर ही वाज अ सुपरस्टार, आप समझ सकते। लेकिन जब वो आने के बाद वो बच्चों को बुलाया, बोले कि आज तुम्हें पता है, आज मैं अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया। Like, you know, he was so excited, इतने एक्साइटेड हो गए थे वो कि मतलब अपना वो खुद अपनी आइडेंटिटी भूल गए थे कि मतलब मैं कौन हूँ। नहीं, वो ये देख रहे थे कि मैं कोई सुपरस्टार के साथ गाना गाया। और हम लोग भी बच्चे थे, तो हम लोग अपना ये बोलते थे कि अपना क्यूरियोसिटी के हिसाब से कि अब्बा वो कैसे लगता था, उसकी हाइट क्या थी, वो कपड़े क्या पहना था, उससे आपसे हाथ मिलाया, उसने जूते क्या पहना था। हम लोग भी वही कर रहे थे, ये भूल के कि मतलब रफी साहब खुद इन हिज फील्ड। तो इतने डाउन टू अर्थ एंड मॉडेस्टी देखिए आप रफी साहब ने। बहुत उनके कई सारे किस्से ऐसे हैं जहाँ पर ये लगता है कि ये इंसान अपने आप को कम पहचान पाया है। या फिर यूं कहे कि उन्होंने जमीन से अपने आप को किस तरह से जोड़ के रखा है। बेशक उन्होंने तो मतलब जी। तो आपको कब रियलाइज हुआ कि, क्योंकि पिता को तो हम जैसे जब तक हम बाहर की दुनिया से हमारा इंटरेक्शन नहीं होता, हमें नहीं पता है कि उनकी बाहर की दुनिया की प्रतिभा उनकी क्या है। तो आपको कब रियलाइज हुआ कि आपके पिता इतनी बड़ी शख्सियत है? आप यकीन करिए, जब अपना हयात थे जी, जिंदा थे जी, तब हम लोग कभी ये महसूस नहीं करते थे, कभी हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ये बात नहीं आती थी कि हमारे अब्बा इतने बड़े इंसान थे। अच्छा, इतने बड़े इंसान हैं। और क्योंकि हम अपनी नजर जो थी वो एक वालिद के हिसाब से, एक अपना अब्बा हमारे डैड है, जी, जी, हमारे पिता है, जी, वो नजर से देखते थे। हम कभी ये नहीं सोचे कि मतलब, क्योंकि हम लोग जब भी बात भी करते तो ऐसे लगता था कि हम अपने फादर से बात करें, एक पिता से बात करें। जी, लेकिन जो महसूस हुआ कि यार अब्बा बहुत मतलब इतने बड़े इंसान थे, इंसान के साथ साथ इतने बड़े मतलब गायक थे, ये उनके इंतकाल के बाद। अच्छा, बेशक हम लोग रियलाइज किए, तो बोलते हैं ना, वो कहावत सही है कि जब इंसान रहता है तो उसकी कदर नहीं होती, अच्छा, जब वो चले जाते हैं तो उसकी कदर। हालांकि मतलब हम लोग भी कदर तो जाहिर सी बात है करते थे, लेकिन एक पिता के तौर एक अलग, हाँ,
एक अलग रहता है कि भाई उनकी बाहरी शख्सियत से आपका परिचय जो हुआ वो उस वक्त हुआ। बेशक बेशक। तो वो अपना हमारे अपना जो भी अपना हम जो देखते थे अब्बा को, वो पिता के तौर पे हम देखते थे, वो उस हिसाब से हम रिस्पेक्ट अपना उस हिसाब से हम अपना मिलते थे अब्बा से जी। लेकिन जो जिस तरीके से आपने कहा कि मतलब कब महसूस हुआ, तो ये महसूस हुआ आफ्टर ही एक्सपायर्ड, जब उनका इंतकाल हुआ उसके बाद। जी। मुझे जहां तक पता है आप उनके साथ मूवी देखने के लिए जाने के लिए बहुत हिचकिचाते थे कि इनके साथ अगर जाएंगे तो हमारी मूवी मिस हो जाएगी। अब यकीन करिए अगर पिक्चर जाना होता था ना तो हम लोग कोशिश करते थे, हालांकि अब्बा देखते भी नहीं थे। अच्छा। अब यकीन करिए साल में अगर एक साल में अगर एक पिक्चर देख लिए तो देख ली, उनको पिक्चर देखने का शौक भी नहीं था, देखते ही नहीं थे। और अगर फर्ज करिए अगर चले भी गए, हाँ, तो ये समझ लीजिए कि अपने शुरुआत की पिक्चर हम लोग मिस कर देते और एंडिंग मिस कर देते। हम लोग क्या वजह यही थी कि मतलब पब्लिक अपना जिस तरीके से पब्लिक इनफैक्ट अपने जब अपना इंटरवल होता था तो वो अपना पिक्चर छोड़ के लोग अपना अब्बा को घेर लेते थे। तो हम लोग अपना इंटरवल में जो अगर कुछ मंगाना भी रहता खाने वाने के लिए वो भी नहीं मंगा सकते थे, बैठे रहते क्या करें। तो इसके लिए वो अपना माहौल ही अलग हो जाता था। इसके लिए अपना हम लोग कोशिश करते थे कि अपन आए तो अच्छा है, क्योंकि उनके साथ अपना पूरी पब्लिक आ जाती थी ना। जी, तो इसी वजह से हम लोग पिक्चर देख ही नहीं पाते थे, या तो अपना शुरुआत के अपने करीब 5-10 मिनट मिस हो जाते थे जी, आखिर में 5-10 मिनट अपना हम मिस कर देते। अरे उनके पसंदीदा अभिनेता कौन थे? उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं कि मतलब अपनी तरफ से कि मतलब मैं इसको पसंद करता हूँ उसको पसंद करता हूँ, जो अच्छी एक्टिंग कर ले उनको पसंद था। अच्छा। तो ऐसा कभी उन्होंने अपने मुंह से नहीं कहा, अपने दिल से अपने उन्होंने ये कहा कि मतलब अरे यार ये मेरे को पसंद है। कोई किसी की भी अपने एक्टिंग पसंद आ जाती थी तो बोलते थे वाह क्या काम। तो ऐसा, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया जी कि वो पिक्चर भी बहुत ही कम देखते थे जी, ना के बराबर जी। वैसा था जी। इतने बड़े जो गायक हैं, ठीक है, उन्होंने ऑलमोस्ट सारी ही लैंग्वेजेस में गाया है। जो भारतीय भाषा है उसमें तो गाया ही गाया है, उसके उपरांत भी उन्होंने इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में भी गाया, अंग्रेजी हो, अरबी हो या अफ्रीकन लैंग्वेज हो। मुझे तो उन लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन नहीं आते हैं लेकिन उन्होंने उसमें गाने गाए हैं, जो बहुत बड़ी बात है। गाने गाना मतलब उनके उस भाषा को इस तरह से अपनाना कि वो फीलिंग्स आप 100% वो ऑडियंस को पहुंचाए। तो क्या था उनका ये राज? किस तरह से वो तैयारी करते थे, रियाज किस तरह से करते थे? ये तो सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको कि अब्बा खुद भी बोलते थे कि ये मुझे ऊपर वाले की देन है जी। He was God gifted, मतलब वो अपने ऊपर वाले की देन थी, वो खुद मानते थे, वो खुद बोलते थे मैंने कुछ नहीं कि ये कराया ऊपर वाले नहीं करा दिया। तो इसी वजह से मतलब वो अब्बा वाज अ गॉड फियरिंग पर्सन, बहुत ही अपने ऊपर वाले का बहुत खौफ था उनको। और वो कहते थे कि जो भी देन है मुझे अल्लाह की देन है और जो भी कराता है ये ऊपर वाला ही कराता मुझसे। इनफैक्ट अपना लोग बोलते भी थे कि वो कैसे मतलब हर एक्टर के ऊपर ऐसा लगता था कि वो कोई गा रहा है, ऐसा नहीं लगता था कि मतलब रफी साहब गा रहे हैं, ऐसा लगता था जी। ये उनकी खूबी थी, ऐसा मतलब वो या तो उनके साथ बैठते थे सेशंस में या रिकॉर्डिंग में और उनके अंदाज को शायद इस तरह से वो, लेकिन यही उनकी खासियत है कि वो जिस कलाकार के लिए गाते थे उसका अंदाज अपना के गाते थे, तो लगता था कि वही कलाकार गा रहा है। बेशक वो सब जैसे मैंने पहले कहा था कि मतलब ही वाज गॉड गिफ्टेड, ऊपर वाली की देन थी। और साथ साथ में जब भी रिकॉर्डिंग होती थी उनकी तो वो पूछ लेते थे कि मतलब अपना ये किसके ऊपर पिक्चराइजेशन हो रहा है जी। तो वो उसको उस इंसान को उस एक्टर को मद्देनजर रखते हुए फिर वो गाना गाते थे। शम्मी कपूर साहब एक बार इसी तरह से ये ऐसा कोई इंसिडेंट उन्होंने भी कहा था कि वो हर बार मेरे जो स्टाइल्स हैं वो पूछ लेते थे कि किस तरह से करेंगे और फिर गाते थे। शायद से एक गाना था जिसका रिकॉर्डिंग आसमान से आया फरिश्ता जी, उस गाने के दौरान शायद से शमी साहब यहाँ पर मौजूद नहीं थे, इंडिया में मौजूद नहीं थे और उनके गैर मौजूदगी में ये गाना रिकॉर्ड हुआ।
लेकिन फिर जब उन्होंने ये गाना सुना तो शमी साहब ने रफी साहब को शायद से पूछा कि ये किस तरह से आपको कैसे पता चला कि मैं इस अंदाज में ये गाना करूंगा, आपने पूरा तो ये उनके लिए बहुत ही जैसे बड़ी बात है ऐसे कलाकार के लिए कि बहुत कम, ये गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है ये। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो जैसे मैंने बताया आपको कि ही वाज गॉड गिफ्टेड डेफिनेटली, एंड उन्होंने मतलब ये किस्सा ऐसा था कि अपना जब शमी अंकल ने पूछे उनसे कि रफी साहब मतलब जिस तरीके से मुझे चाहिए था वो गाना उसी हिसाब से आपने गाया, तो ये आपने कैसे गाया? क्योंकि मेरे को जो चाहिए था वो, तो अब्बा ने यही कहा कि अपना मैं जब रिकॉर्डिंग पे गया था तो मैंने सिर्फ इतना पूछा कि ये किसके ऊपर पिक्चराइजेशन हो रहा है, तो लोग मुझे म्यूजिक डायरेक्टर ने बताया कि मतलब ये शमी कपूर के ऊपर हो रहा है, तो मैं समझ गया अभी मुझे करना क्या है। शमी कपूर के ऊपर पिक्चराइजेशन हो तो एक हाथ इधर फेंकेगा, एक हाथ उधर फेंकेगा, एक पैर उधर फेंकेगा, एक पैर उधर फेंकेगा, तो उस हिसाब से मैंने गा दिया। इसी बात पे शमी कपूर साहब ने उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर की भी तारीफ की थी कि वो बिल्कुल वो हिसाब से अपना वो जैसा एज आई सेड पहले भी कहा कि मतलब ही वाज गॉड गिफ्टेड जी, और उन्हें गा दिया बस जी। रफी साहब बचपन से ही गाना, मतलब उनके गाने की तरफ इन्फ्लुएंस किस तरह से हुआ, जैसे पता है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी आपकी जुबान से सुनना चाहेंगे। और एक और भी बात थी कि शायद उनके पिताजी जो है वो इतने फेवर में नहीं थे कि वो सिंगिंग में करियर बनाए, वो गायक बने, तो कैसे उन्होंने अपने शहर से बंबई तक का सफर तय किया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बताया हमको ये कि अब्बा को दो इंसान की बहुत दुआ लगी। एक तो जाहिर सी बात उनकी माँ की जी बहुत दुआ लगी, और एक फकीर की। जी। लाहौर में एक जहाँ पे वो रहते थे वो मोहल्ले में से एक फकीर हमेशा जाता था। अच्छा। एक तारा इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था उस जमाने में जी, अभी भी हो पता नहीं मुझे, लेकिन वो एक तारा इंस्ट्रूमेंट बजा बजा के काफी दूर बैठता था और एक पेड़ के नीचे बैठ के वो अपना गाना गाता। तो काफी हद तक, काफी अरसे तक अपना अब्बा गए, उसके पीछा करते थे, जाते थे, बैठते थे, सुनते थे उसको। एक बार अपने फकीर ने अपना देखा कि यार ये रोज अपना आता है मेरे साथ, मेरे पास आता है, हालांकि दूर थोड़ा सा बैठते थे। तो फकीर ने बोला कि अपने बुलाए अब्बा को इधर, अब्बा लेकिन तू रोज मेरे पीछा करता है, तू क्या चाहता है? तो अब्बा ने सिर्फ इतना कहा कि मुझे आपकी आवाज और आपका गाना बहुत पसंद है। अच्छा, तुझे मेरा गाना पसंद है? तो तूने सुना मेरा गाना? हाँ। तो बोले गा के सुना। तो अब्बा ने उसी हिसाब से उसी स्टाइल में गाए। क्या बात। जब गाए तो हाँ, और तो फकीर ने बोला वाह बहुत अच्छे, तो पीठ थपथपाया और कहा कि जा बेटा तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, वाह, जा मेरी दुआएं दे। वाह। वो बस वही अपना बात थी, वही तो माँ की दुआ लगी उनको। बोले अम्मा ने भी उनकी, मेरी दादी जब अब्बा आ रहे थे लाहौर से बम्बई जी, तो मेरी दादी ने भी यही कहा था, जा बेटा तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तू बहुत नाम रोशन करेगा, जा। और बात उनकी सच साबित हुई। या बिल्कुल, वो तो हिस्ट्री थी बस, बाकी रेस्ट इज अ हिस्ट्री। वैसे तो उन्होंने अपने जो करियर है कई सारे अवार्ड, आप वहीं पे बैठे हैं जहाँ पे एक्चुअली मुझे आना था कि मैं वहीं पे आपसे बातचीत करती, लेकिन कई सारे अवार्ड उन्होंने अपने करियर में जीते। लेकिन जब राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिला, जब उनको पता चला कि राष्ट्रीय पुरस्कार उनके नाम है, पद्मश्री के लिए उनका नाम जुड़ा गया, तो कैसा, मतलब क्या रिएक्शन था, जो पहला क्षण था कि हाँ उनको पता चला कि ये मेरे नाम है? एक सही सबसे पहली बात तो ये बता दूं मैं आपको कि जब उनको पद्मश्री अवार्ड मिला था तो मैं समझता हूँ 6-7 साल का था। अच्छा। तो उस वक्त कुछ इतना होश भी नहीं, पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से मैं जानता हूँ कि अपना अब्बा एक
मतलब ये वो जैसे मासूमियत जैसा मैंने बताया, जी तो जी जाहिर सी बात है जब उनको ये सब मिला तो वो जाहिर सी बात है कि वो बताए, अरे मेरे को तो प्रेसिडेंट से अपना अवार्ड मिल रहा है। लाइक he would have been excited, definitely बहुत एक्साइटेड हुए होंगे, और डेफिनेटली वो अपने बोले होंगे कि अपना अरे यार मुझे तो पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है, वो भी राष्ट्रपति से, तो आई जी मीन डेफिनेटली वो एक्साइटमेंट तो रहेगा। अब मैं था ही, वो बात थी, वो बचपना था अब, वो मासूमियत, तो वो बचपना मासूमियत बरकरार। था। जी जी बिल्कुल। सो दिस इज व्हाट आई फील। जी और एक ऐसी बात पूछना चाहूंगी, शायद आप जानते हैं, जानते ही होंगे आपसे, लेकिन जब वे बड़े शर्मीले प्रकृति के इंसान थे, ठीक है, लेकिन जी फिर भी उन्होंने एक जो लैला मजनू का एक गाना था, उनमें उन्होंने ऑन स्क्रीन प्रेजेंस दिया है। सो व्हाट वाज हिज जर्नी, मतलब हाउ ही फेल्ट एट दैट टाइम, बाय एनी चांस यू हैव दैट? आप लैला मजनू अपना वो पुरानी वाली की बात कर रहे हैं? जी, पुरानी वाली बात, जिसमें अब्बा ने एक्टिंग किए थे। जी जी जी, स्क्रीन हाँ प्रेजेंस जो उन्होंने की थी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। वो भी अपने सही देखा जाए तो अब्बा अपने वाज नॉट वेरी कीन ऑन डूइंग एक्टिंग, जी उनको शौक नहीं था। जी वो ही वाज ओनली फॉर सिंगिंग। वो खुद बोलते थे कि यार मेरे को, बल्कि अपना उनके उसके बाद भी अपना अब्बा को थोड़ा बहुत अपना चांस मिला था तो अब्बा ने बोले मना कर दिए थे, बोले यार ये छूना छूना वूना जो लगाते मेरे को पसंद नहीं है। वो मेकअप जो बोलते थे वो बोलते थे जी छूना है, जी तो बोलते ये सब मुझे पसंद नहीं है, ये सब मत लगाओ, और मुझे गाना गवा दो जितना गवाना, जी लेकिन एक्टिंग मत करवाओ, एक्टिंग मत करवाओ। तो उस हिसाब से अपना दैट वाज नॉट वेरी कीन, नॉट मतलब वो उनको शौक ही नहीं था एक्टिंग करने का। जी उनको गाने, वो आए थे गाने के लिए, वो गाना गाए जी और उन्होंने अपना नाम किए, that's it। जी लेकिन जी मतलब फिर भी किसी एक बहिर्मुखी व्यक्ति के लिए इट इज वेरी इजी टू प्रेजेंट देमसेल्फ ऑन अ स्क्रीन। रफी साहब के जितने भी इंटरव्यूज देखे हैं, वो थोड़े से हिचकिचाते हैं गाना गाने में, जितना कॉन्फिडेंस उनका है वो बाकी सब जगह वो थोड़े से शाय फील करते थे आपसे। हमेशा उन्होंने, आप यकीन करिए, अपने इंटरव्यू भी मुश्किल से दिया होगा उन्होंने, जी बहुत कम देते थे। वो बोले यार मुझसे बात मत कराओ, मुझसे गाना गवा दो जितना गवाना है, बात मत करवाओ, बात नहीं करते थे, बहुत कम बात करते, जी, वेरी लेस। मैंने देखे हैं उनके कुछ इंटरव्यू, और ये बात बहुत साफ नजर आती है कि जी हाँ, जितने पूछे जाए उतने जवाब, और आवाज जो है उनकी अभी भी मतलब उस वक्त भी वो मासूमियत दिखती थी, झलकती थी उनकी आवाज में। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो मतलब अपने जिस तरीके से वो अपना इंटरव्यू भी देते थे तो ऐसा लगता है जैसे शर्मा रहे, बात मतलब वो कैमरे पे फेस ही नहीं कर पाते थे, मतलब जी ही वाज जी वेरी शाय, मतलब वेरी, मतलब बहुत ही, जैसे मैंने बताया, बहुत खुलापन बहुत था उनमें, जी और शाइनेस बहुत थी उनमें, जी बहुत शर्मीले किस्म के साथ। तो उस हिसाब से ही नेवर यूज्ड टू लाइक ऑल दैट, ज्यादा पसंद नहीं करते थे। जी 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 एक ऐसा भी समय आया था उनके जीवन में जब उन्होंने गाना छोड़ने का डिसीजन लिया था, निर्णय लिया था, वो क्या था, वो जी, बताएं। ये 71 की बात है शायद, जब अब्बा अपने हज पे गए थे। जी हज पे गए थे तो वहां पे किसी ने कह दिया था कि मतलब अपना कि आप ये जो गाना वाना बजाते हैं, गाना गाते हैं, ये गुनाह है, इसमें अपना अल्लाह माफ नहीं करे, ये सब मतलब इट इज अ सिन, ओह गुनाह है, अच्छा, ये नहीं कर सकते। तो अब्बा डर गए, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि वो जो गॉड फियरिंग पर्सन, जी 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 तो अब्बा डर गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो अपना हज के बाद वो आए इंडिया, इंडिया से सीधा फॉरेन अपना लंदन चले गए। अच्छा लंदन चले गए और काफी देर तक रहे, मतलब ये भी नहीं कि मतलब 10-15 दिन, काफी देर तक, करीब 2-4 महीने रहे वहां पे। जी और ये सोच के कि मतलब अपना मेरे भाई लोग भी उधर ही रहते थे जी लंदन में, जी तो उन लोगों ने ये सोचा कि मतलब अब्बा एकदम अचानक लंदन में मतलब ऐसे आ गए हैं, ना तो शो चल रहा है अब्बा का, ना कुछ रिकॉर्डिंग, कुछ भी नहीं, और अपने इधर आ गए, क्या बात है, कुछ समझ तो में नहीं आया। तो भाई उनको थोड़ी सी हिंट मिल गई कि कुछ गड़बड़ है। हाँ, तो वही उनको ऐसा महसूस हुआ कि मतलब कुछ प्रॉब्लम है। तब अब्बा को पूछा गया था कि अब्बा क्या बात है, अपना रिकॉर्डिंग नहीं है आपकी, आपका अपना गाने नहीं मिल रहे? बोले कि नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गाना बजाना गुनाह है। ओह अरे
तो वो उन्होंने भी कह दिया, तो फिर अब भाईजान लोग बोले अरे ये तो कुछ मसला कुछ अलग ही है। हाँ तो उन्होंने कुछ बड़े लोगों से पूछा वहां पे, जी तो मसला ऐसा निकाले, बोले कि रफी साहब ना तो आप नौकरी कर सकते हैं, जी ना आप बिजनेस कर सकते हैं, जी आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपको अल्लाह ताला ने ये दिया है कला, जी आवाज दी है, हाँ उसका इस्तेमाल करिए। नहीं तो फिर आप आज अपने हैं, कल अपना खत्म हो जाएगा, तो कहाँ से पैसे आएंगे? जी, फिर वो बात उनके जहन तो में उनको बैठ गई। हाँ बहुत ही कन्विंस किया गया, बहुत ही मतलब उनको कन्विंस करके, उनको ब्रेन वॉश करके, फिर वो बाद में फिर इंडिया फिर आए, से उन्होंने उसके बाद गाना, फिर शुरू और किया। बहुत ही हम शुक्रगुजार है कि ये जरूरी था उनके लिए, हमें उनके गाने चाहिए, जितने हो सके उतने चाहिए थे, एज अ फैन, एज अ लिसनर। जी जी जी। वो और तकरीबन कितने गाने एक दिन में, अगर उनकी रिकॉर्डिंग जब होती थी, जब तो तकरीबन कितने ये गाने एक दिन में? डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है, उनका एवरेज अपने ऐसा पकड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि अपना कभी कभी तो 4-4 5-5 गाने होते थे वहां उस टाइम जी एक दिन में। तो सुबह अगर 9 बजे चले जाते थे, ओ रात के 12-1 बजे कभी कभी आते थे। हाँ हेलो हाँ तो उस हिसाब से ही कभी अपना कुछ भी गा देते, मतलब 4 गाते थे, कभी 5 गाते, कभी 2, कभी 3, कभी 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 1 भी होता था। तो अच्छा। इट ऑल डिपेंड, आई मीन ऐसा कुछ कि मतलब कुछ एवरेज बताइए कि मतलब वो कितना गाना गाते ना, नहीं, लेकिन एक नथिंग दिन लाइक में फिर भी जैसे आपने बताया कि मैक्सिमम 5 गाने भी रिकॉर्ड करना इटसेल्फ इज अ बिग थिंग, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस जमाने में क्या होता था, अभी आज की तारीख में तो डिजिटल की वजह से बहुत ही आसान हो गया है। जी उस जमाने में एवरीथिंग वाज लाइव, जी एवरीथिंग वाज लाइव। वहां पे मतलब सब म्यूजिशियंस के सामने अपना रिकॉर्डिस्ट, म्यूजिशियंस, जी सिंगर सब साथ में होते थे। जी और वहां पे फर्क करिए कि अपना 3 अंतरे का गाना है हाँ और आप गा रहे हैं, गाते गाते अपने लास्ट पे उस हिसाब से वो उस टाइम पे मतलब इट वाज डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, उस एंड वक्त। स्टिल ही यूज्ड टू मैनेज। एग्जैक्टली जी जी। उनके उनके जीवन का एक और किस्सा जो मैंने कुछ इंटरव्यूज और शोज वगैरह में देखा, कि जितेंद्र साहब कह रहे थे कि जब उन्होंने सबसे अपनी जीवन की कॉस्टलीस्ट फिल्म जब बनाई दीदारे यार, तब उन्होंने रफी साहब को साइन किया था, और जब साइन किया तब कुछ एक रकम उनके साथ तय हुई थी, और तत्पश्चात उस फिल्म को बनते बनते शायद से 4-5 साल लग गए, और उस वक्त जो रकम उनको मिलनी चाहिए, वो रकम जब उनको मिली, तो उन्होंने जो जी तय की थी वो फीस लेके बाकी की रकम जितेंद्र साहब को वापस कर दी थी। अब जी हाँ, ये जी हाँ। वो क्या सोच रही होगी इसके पीछे, और ये कैसे कोई इंसान या कोई कलाकार कर सकता है? उन्होंने, अब मैं बताऊं ना, अब्बा ने कभी पैसे की अहमियत नहीं रखा, जी उन्होंने कभी अपने पैसों के पीछे नहीं भागा। वो हम लोग को भी यही सीख देते थे, जी पैसों के पीछे नहीं भागा, अच्छा अपने आप को ऐसा बनाओ कि मतलब पैसा तुम्हारे पीछे भाग। तो his thinking, his thoughts were totally different। तो इसी वजह से, और दूसरी बात ये कि मतलब जब मैं जब इतना ही लेता हूँ तो मैं ज्यादा क्यों लूं? क्यों लूं? लेकिन तो आज उस के हिसाब से जमाने में, आज का जमाना जो ऐसा जमाना है, जो मेरा है वो तो मेरा है, तेरा है वो भी मेरा है, ये वैसा जमाना है, तो उसमें इस तरह की सोच रखना, वही तो फर्क है, तभी तो उनको रफी साहब कहते हैं। बहुत बड़ा फर्क है। और मैं तो कहती हूँ कि उनके जो वो फैंस हैं, उनकी गायकी के साथ ऊपर उनकी वाले ने बहुत फुर्सत से बनाया था। मैं तो कभी कभी काफी लोगों को यही बोलता हूँ। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, हेलो, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, मुझे आवाज आ रही है, यस यस। आवाज नहीं आ रही है। साथियों, हमें खेद है कि हम ये कनेक्शन शायद से फिर से एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। कई कोशिशों के बावजूद भी ये इंटरनेट कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, तो हमें शायद ये बातचीत यहीं पर समाप्त करनी पड़े।
लेकिन उन्होंने एक संदेश आपके लिए ज़रूर भेजा है, और वो ये संदेश है कि ये जो कोरोना का समय है, बड़े संयम के साथ, कठिन समय है ये हम सब के लिए, और हमें संयम के साथ इसे पार करना है। तो जब तक ज़रूरी ना हो, आप घर के बाहर ना निकलें और घर में रहें, स्वच्छ रहें और सुरक्षित रहें। ये उनका संदेश था जो आपके लिए ख़ास था। इसी के साथ रफ़ी साहब को जिस दो उनकी जो खासियत के लिए जाना जाता है, और वो दो खासियत यानी कि उनकी आवाज़, उनकी गायकी, और दूसरी उतनी ही उम्दा उनकी शख्सियत। वे बड़े ही उम्दा इंसान थे, और उनकी ये सादगी, उनकी दरियादिली उनके परिवार में भी देखने को मिलती है। रफ़ी साहब के कोई भी चाहने वाले क्यों ना हो, उनको उतना ही आदर और सम्मान उनके परिवार से मिलता है। ये बात दिल को छू लेती है। साथ ही मैं शाहिद साहब का फिर से एक बार धन्यवाद अदा करना चाहूँगी, क्योंकि अपने माता-पिता को याद करके उनके साथ बिताए हुए लम्हों को फिर से एक बार हमारे सामने बयाँ करना, यानी कि एक इमोशनल जर्नी हो जाती है। उन लम्हों को फिर से हम जीते हैं कि उनके इमोशन हम अच्छे से बयाँ कर पाएँ। तो इस इमोशनल जर्नी के लिए भी शाहिद जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद, और इनके साथ सभी परिवार वालों का बहुत-बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें इतना सम्मान और इतना प्यार दिया। और इसी के साथ आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। ऐसे ही जुड़ते रहिएगा। मैं हिताक्षी आपसे विदा लेने से पहले प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसे ही एक खास मुलाकात के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। जय हिंद।